सरकार ने पिछले महीने नए आईटी नियम लागू किए, जिसके बाद से कई सोशल मीडिया कंपनियों और भारत सरकार के बीच काफी विवाद हुआ। हालांकि अब सभी प्लेटफॉर्म ने नए आईटी नियमों को लागू कर लिया है, लेकिन अब एक और विवाद शुरू हो गया है, जो कि भारत सरकार और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बीच का है। दरअसल नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म को नए आईटी नियमों से बाहर रखने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया था, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया है। और अब ऐसे में ये सारे नियम टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लागू होंगे। एनबीए का इस मामले पर कहना था कि ये प्लेटफॉर्म पहले से ही कई सारे नियमों से जकड़े हुए हैं, ऐसे में इन पर एक और नियम का लगाना सही नहीं होगा, जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया और कहा कि इनको नए नियम के दायरे में लाने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए नए नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे, जिसके तहत अगर किसी अखबार और टीवी प्लेटफॉर्म को किसी भी तरह की खबरों या कंटेंट को लेकर शिकायत मिलती है, तो वह इस मामले को उस खबर से संबंधित प्रकाशक को ट्रांसफर कर सकता है। अनुच्छेद 370 को लेकर दिग्विजय सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को एक बार फिर से बहाल करेगी। दिग्विजय सिंह का यह वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोला है, जिसके लिए भाजपा ने कहा कि यही तो पाकिस्तान चाहता है। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस में पाकिस्तान रिपोर्टर भी मौजूद था, जिस पर कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। और दावा ये भी किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था, जिसके बाद भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला और लिखा, क्लब हाउस में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनः विचार करेंगे। यही तो पाकिस्तान चाहता है। ऑडियो वायरल होने के बाद दिग्विजय सिंह विवादों में घिर चुके हैं, जिस पर गिरिराज सिंह ने भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे से वापस आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह और राष्ट्रपति से मुलाकात की। माना जा रहा है कि योगी का ये दिल्ली दौरा प्रदेश में उलटफेर की चर्चाओं, सियासी कयासों और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ही केंद्रित रहा होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे से मजबूती लेकर वापस लौटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सरकार के 4 साल के कामों की रिपोर्ट भी सौंपी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, जिसमें प्रदेश में अगले साल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के वापस लौटने के बाद एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद जल्द ही प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई सारे नए समीकरण बनाए जा सकते हैं, जिसमें पार्टी में कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। साथ ही इन सभी के माध्यम से यूपी में एक बार फिर से भाजपा की एक बार फिर सरकार 300 के पार के साथ के संकल्प को साकार करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगौड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल मेहुल ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे डोमिनिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे फ्लाइट रिस्क बताया है। मेहुल चौकसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट ने चौकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और इसे फ्लाइट रिस्क माना है, जिसके बाद अब कोर्ट ने मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मेहुल चौकसी ने रोजो मजिस्ट्रेट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद डोमिनिका हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से भी मेहुल चौकसी के हाथ सिर्फ निराशा लगी और हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद से मेहुल चौकसी की मुश्किलें
और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही उसके भारत आने की आशंका इसके साथ और भी ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज होती चली हैं। हर रोज राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अकाली दल और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। सुखबीर सिंह बादल और उनके बेटे ने मायावती से हाथ मिलाकर राज्य के दलितों को अपने ओर खींचने का फैसला कर लिया है। राज्य में कांग्रेस की अटकलें दूर नहीं हो पाई थी कि अकाली दल ने मायावती से हाथ मिलाने का फैसला करते हुए राजनीतिक सरगर्मियों में सुगबुगाहट पैदा कर दी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमेशा से हिंदुत्ववादी रास्ते पर चलने वाली पार्टी अब मायावती के साथ हाथ मिलाकर राज्य के दलितों को अपनी ओर खींचने का प्रयास लगाती नजर आ रही है। राज्य में करीब 32% से ज्यादा दलितों का वोट बैंक है और चुनावी माहौल में ये एक अहम जगह रखते हैं, जिस वजह से सुखबीर सिंह बादल और उनके बेटे का मायावती से हाथ मिलाना चुनावी दौर में एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। मुंबई पूरी तरह से मानसून की चपेट में आ चुका है। शहर में झमाझम हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को शहर में भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की है, जिसके लिए फायर ब्रिगेड सहित सभी आपदा प्रबंधन इकाइयों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आगे भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए कई विभागों को अलर्ट भी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की ओर से हाई टाइड आने की भी चेतावनी जारी की गई है। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी हो गई हैं। बारिश के कारण इन दिनों मुंबई काफी मुसीबतों का सामना कर रही है। भारत सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और हर जगह पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैक्सीनेशन को लेकर नई नीति बनाई है, जिससे ये पहले से भी आसान हो गई है। जिसके लिए कहा गया है कि निजी अस्पतालों को जगह और मांग के आधार पर वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जाएगी और तैयार किए गए नए नियमों के आधार पर ही अस्पतालों को वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर नई नीति अपनाते हुए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसके अनुसार राज्य सरकारों को टीके की कोई भी खरीद नहीं करनी होगी। वो सिर्फ केंद्र से मिली वैक्सीन को ही लगाएंगे। इसी के साथ निजी अस्पतालों को केंद्र से 25% डोज के अलावा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीदने की छूट दी गई है, लेकिन ये निजी अस्पतालों के आसपास रहने वाली आबादी के हिसाब से होगी। बड़े और छोटे निजी अस्पतालों के आसपास आबादी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल सके और टीकाकरण अभियान को रफ्तार दी जा सके। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर दिन पर दिन कमजोर होती नजर आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते बीते 24 घंटे में संक्रमण के 84,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। संक्रमण का यह आंकड़ा 70 दिनों में सबसे कम माना जा रहा है। बीते 24 घंटे में 84,332 संक्रमण के नए मामले सामने आए, लेकिन मौत के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले हैं, जिसके चलते 24 घंटे में 4,002 मरीजों ने अपना दम तोड़ा है, जिसके साथ ही देश में कुल मौत का आंकड़ा 3,67,081 हो गया है और देश में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 10,80,690 है। वहीं अब तक देश में कुल संक्रमण के मामले 2,93,59,155 आ चुके हैं। संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार में कुछ तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते बीते 24 घंटे में 37,35,763 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,96,03,004 हो गया है।
कोरोना से बचाव में वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन अब इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद अब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पर भी सवालों के घेरे में आ गई है। इन दोनों वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद युवाओं में सीने में जलन जैसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर अमेरिका और इजराइल में इन दोनों ही कंपनियों की ओर से विकसित वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं में सीने में जलन की समस्या देखी गई है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक 31 मई तक 16 से 24 साल के लाभार्थियों में फाइजर और मॉडर्ना के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के 275 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके लिए जानकारों ने ऐसी 10 से 102 शिकायतों की संभावना जताई है। साथ ही इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस की वजह से कई बार हृदय के आसपास की मांसपेशियों में सूजन और सीने में जलन की समस्या होती है। बाकी इनके ज़्यादातर मरीज सही होकर घर वापस जा चुके हैं, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ऐसी समस्याओं का उत्पन्न होना लोगों में परेशानी खड़ा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के बाद आतंकियों ने 24 घंटे के अंदर सोपोर में दूसरा हमला किया है, जिसमें आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया और इस हरकत के बाद आतंकी वहां से भाग निकले, जिनकी तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस हमले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 24 घंटे के अंदर हुए 2 हमलों में 2 जवान शहीद हुए, साथ ही 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकियों ने तैनात पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर दूर से निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की और फिर वहां से फरार हो गए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की 2 साजिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था। साथ ही जवानों ने कई स्थान पर आईईडी बम बरामद करके आतंकियों के मंसूबे को विफल किया था, जिसके बाद अब इस आतंकी हमले के बाद लगातार आतंकियों की तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।